बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इस लेक्चर में करेंगे क्या। पहले 10 मिनट के अंदर मैं कोई डेरिवेशन नहीं आपको कराऊंगा, कोई इसके यूनिट्स वगैरह नहीं बताऊंगा। पहले 10 मिनट के अंदर मैं जस्ट आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट बताऊंगा विद एग्जाम्पल, और इंशाल्लाह जब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे का सारा लेक्चर हलवा मक्खन मलाई हो जाएगा, यानी बाद में हम बुक वाली चीज़ों पर आएंगे। तो देखते हैं कि ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। इसको भी देखने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इनर्शिया क्या है। ठीक है, पहले भी आप इसको पढ़ के आ चुके हैं। इनर्शिया इनर्ट से निकला है, यानी इनएबिलिटी, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो खुद से मूव कभी भी नहीं कर सकता, ये उसकी इनएबिलिटी है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो खुद से मूव नहीं कर सकता, ये उसकी इनएबिलिटी है। इसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। अगर हम इसको मूव कराना है तो बाहर से क्या करना पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो चाहता है कि वो रेस्ट पर ही पड़ा रहे, उसकी ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इनर्शिया कहलाती है। अगर हमने उसको रेस्ट वाली कंडीशन से निकालना है, मतलब अगर उसको मूव कराना है, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद एक और तरीके से भी हम इसको कहते हैं कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो वो इंटरनल फोर्सेस की बिना पर खुद से रुक नहीं सकता। अगर हमें उसको रोकना है तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। यानी कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो करता रहेगा अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट या अप्लाइड अपॉन इट। ओके हो गया। तो ये चीजें याद रखनी है कि इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी। अब यहां पर देखें, इसकी भी आपको एग्जांपल देंगे। यहां पर देखिए डिपेंड, इनर्शिया डिपेंड किस चीज पे करता है, इनर्शिया डिपेंड करता है मैस ऑफ बॉडी पे। ओके हो गया। देखिए यहां पर इस ऑब्जेक्ट का क्या है, मैस बहुत ज्यादा कम है। अब ये क्या है, रेस्ट पे पड़ा हुआ है। अब रेस्ट पे पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूं कि मैं इसको डिस्प्लेस करूं। अब जब मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगी, मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। और जब फोर्स लगानी पड़ेगी तो ये क्या करने का लग पड़ेगा, ये जो मैस है वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। और छोटा मैस है तो मुझे कम फोर्स लगानी पड़ेगी। अब यहां पर देखिए, अगर मैं एक बड़ा ऑब्जेक्ट लूं जिसका मैस क्या है, ज्यादा है। अब मैस ज्यादा है और ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो मुझे इसको मूव कराने के लिए फिर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ऐसा ही है ना। तो यहां पर देखिए, अगर मैस छोटा है तो इसका इनर्शिया कम है, ये कम रेजिस्ट करेगा, तो इस पे कम मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये मूव कर जाएगा। अगर बड़ा मैस हो तो याद रखें उसका इनर्शिया ज्यादा होता है, और इनर्शिया ज्यादा होता है यानी वो अपनी मोशन को मतलब ज्यादा रेजिस्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर मुझे इसको मूव कराना है तो मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ऐसा ही है। तो पहली चीज हमें ये देखी कि जितना ज्यादा मैस होगा उतनी ज्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी उसको मूव कराने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया उतना ज्यादा हो जाता है। ठीक हो गया। तो पहली चीज ये हमने देखी कि जितना मैस ज्यादा होगा उतना इनर्शिया ज्यादा होगा, उतनी हमें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। अब दूसरी बात है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, तो याद रखिए कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट। ये भी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी है। इसको भी हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल वहां से एक साइकिल आ रही है और एक गाड़ी आ रही है। आपको कहा जाता है कि इन दोनों को आपने रोकना है। अब साइकिल को रोकना है तो आप ऐसे करेंगे, एकदम से उसको रोक लेंगे। लेकिन एक कार आ रही है, एक गाड़ी आ रही है, आपने उस गाड़ी को रोकना है, तो क्या वो आसानी से रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका मैस ज्यादा है। साइकिल मूव करती हुई साइकिल को रोकना आसान है। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया कम है। लेकिन अगर कोई गाड़ी आपकी तरफ आ रही है मूव करती हुई और उसको आपने रोकना है तो उसको रोकना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड करता है, मैस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारी कहानियां पुरानी होगी। अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। इनर्शिया तो हमें पता चल गया। ठीक है, मूवमेंट ऑफ के कोई भी बॉडी है वो खुद से मूव
नहीं कर सकती। ये उसका क्या है, प्रॉपर्टी, इसकी इनर्शिया है। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो खुद से रुक नहीं सकती, ये उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इनर्शिया है। अब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। ठीक है, यहां पर देखिए सारी जो बॉडीज हैं जिनकी मैंने बात की है वो सारी क्या कर रही थी, ट्रांसलेशनल मोशन कर रही थी, मतलब स्ट्रेट मोशन कर रही थी, लीनियर मोशन कर रही थी। क्या इसमें कोई भी बॉडी मैंने कहा है कि रोटेट कर रही है? ऐसा कुछ नहीं मैंने कहा। देखिए ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होती है ना, ये रोटेटिंग बॉडी की प्रॉपर्टी होती है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, अब मैंने ये नहीं कहा ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है या लीनियर मोशन कर रहा है, ठीक है, मैं कह रहा हूं अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के गिर्द, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो वो चाहता है कि मैं रोटेट करता रहूं, और अगर मुझे उसकी रोटेशन को रोकना है तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। इस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी को हम क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट कहां से निकला है? मूवमेंट का मतलब होता है घुमाओ। मूवमेंट का क्या मतलब होता है, घुमाओ, कि कोई चीज घूम रही हो। ठीक है, इसी तरह देखिए अगर कोई बॉडी ना जो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकती है, ठीक है, अब देखिए अगर वो रोटेट कर सकती है और वो ऐसे ही पड़ी हुई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल टायर है अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकता है। अब टायर क्या है, रुका हुआ है। अब टायर रुका हुआ है, ये उसके पास क्या है, क्या वो टायर खुद ब खुद रोटेट कर सकता है? खुद ब खुद टायर रोटेट नहीं कर सकता। तो उसकी ये जो इनएबिलिटी है इसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप मुझे टायर को रोटेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। अब मैंने उसको ऐसे फोर्स लगाई तो टायर रोटेट करना शुरू हो गया। ठीक है, ओके हो गया। अब हम कह रहे हैं कि वो जो बॉडी है वो रोटेट कर रही है, टायर क्या है, फॉर एग्जाम्पल वो रोटेट कर रहा है। अब टायर अगर रोटेट कर रहा है तो वो खुद से रुक भी नहीं सकता। अगर खुद से कोई बॉडी रोटेट नहीं कर सकती तो अगर वो फॉर एग्जांपल कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने से रोटेट करने लग पड़ी है तो अब वो खुद से रुक भी नहीं सकती। अगर मुझे उसको रोकना है तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, तब वो रुकेगी। ये प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी क्या कहलाती है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स पे भी चलेंगे तो फिर इंशाल्लाह हलवा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल बस इतना बस याद रखें कि इनएबिलिटी, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो खुद ब खुद रोटेट नहीं कर सकती, ये क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो खुद ब खुद इंटरनल फोर्सेस की बिना पर रुक नहीं सकती। इसको भी हम क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगी, फिर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हो कि देखिए सर गाड़ी यहाँ पर फॉर कोई टायर है, साइकिल का टायर है, मैं उसको ना ऐसे चला रहा हूँ। आपको पता है बचपन में वो छड़ी से लेके हम उसको टायर को चलाते थे, तो टायर ऐसे खुद ब खुद चल रहा है। ठीक है, अब कुछ दूर जाकर रुक जाएगा। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो खुद ब खुद नहीं रुक सकती। ठीक है, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, इसी को हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो भाई अगर टायर रोटेट करते करते खुद ब खुद रुक गया है, इसका मतलब है उस पर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, उस पर फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही है, इस वजह से वो रुका है। अगर ये फोर्सेस ना लगती तो वो चलता ही रहता, कभी ना रुकता। तो खुद ब खुद इंटरनल फोर्सेस की बिना पर बॉडी रोटेशन को नहीं छोड़ सकती, और अगर रेस्ट पर है तो खुद से रोटेट नहीं कर सकती। इस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी को हम क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके है, तो ये रोटेटिंग बॉडीज के लिए और ये ट्रांसलेशनल मोशन वाली के लिए सिर्फ इनर्शिया, रोटेटिंग बॉडीज के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब देखते हैं कि ये डिपेंड किस चीज पे करता है। ठीक है, देखें यहां पर मैंने दो टायर लिया, एक साइकिल का टायर है, एक हमारे पास क्या है, एक ट्रक का टायर है। एक साइकिल का टायर है, एक ट्रक का टायर है। ठीक है, आपको कहा जाता है चलें भाई इस साइकिल के टायर को रोटेट करो, इस साइकिल को टायर को क्या करो, ऐसे घुमाओ, इसको अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करो। तो मैं क्या करूंगा, जाहिर है खुद से रोटेट तो नहीं कर पाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। मैं यहां से थोड़ी सी फोर्स लगाऊंगा और ये जनाब सा रोटेट करने लग पड़ेंगे। ऐसा ही है ना, ओके हो गया। अब ये ट्रक का टायर है, अब जाहिर है ये भी खुद ब खुद रोटेट तो नहीं करेगा, ये इसकी बॉडी मूवमेंट प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर मुझे इस ट्रक के टायर को रोटेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगानी पड़ेगी। अब जब बाहर से मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो क्या थोड़ी फोर्स से ये रोटेट कर जाएगा,
नहीं, मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तब ये रोटेट करेगा। ऐसा ही है ना, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस पे मुझे कम फोर्स लगानी पड़ी है, लिहाजा इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम है। इस पे मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। याद रखें, जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा उस पे उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। देखें एक और एग्जांपल से आपको बताते हैं कि देखें बॉडीज रोटेट कर रही हैं, ठीक है। अगर आपने किसी बॉडी को रोटेट कराना है ना और कम फोर्स लगानी पड़ रही है, इसका मतलब है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। अगर आपने किसी बॉडी को रोटेट कराना है और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी, ठीक है। इसको कम फोर्स लगानी पड़ेगी, साइकिल के टायर को फॉर एग्जाम्पल इनके रेडियस हमने इक्वल लिए हुए हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। और ट्रक के टायर को रोटेट कराने के लिए, इसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, अब ये क्या है, रेस्ट पर है और ये नहीं चाह रहा कि मैं रोटेट करूं, ये चाहता है कि मैं रेस्ट पर ही पड़ा रहूं। लेकिन अगर मुझे रोटेट इसको कराना है तो मुझे बाहर से फोर्स लगानी पड़ेगी तब ये रोटेट करेगा। तो ये क्या करेगा, रेजिस्ट कर रहा है कि मैंने नहीं चलना। मैं कहता हूं चलता कैसे नहीं है, तो मैंने फोर्स लगाई, इसका मतलब इसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्टर्ब कर रहा हूं और ये ज्यादा रेजिस्ट करेगा कि मैं रोटेट ना करूं, ठीक है। लेकिन जाहिर है मैं फोर्स लगा रहा हूं तो रोटेट इसको करना पड़ेगा। ये भी रेजिस्ट करेगा कि मैं रोटेट ना करूं, लेकिन मैं फोर्स लगा रहा हूं तो इसकी जो रेजिस्टेंस हमें वो हमें फेस करनी पड़ेगी, वो कम करनी पड़ेगी। क्यों, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, ठीक है। थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे, रोटेट करना शुरू हो जाएगा, ये रोटेट और दूसरा रोटेट। इतनी बात समझ आई है, ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट चीज है, यानी कि देखिए इसका मैस ज्यादा, इसका मैस कम, यानी कि एक जो हमने बात पता चलिए कि आप लिख सकते हैं कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एम के। यहां भी क्या था, यहाँ पर क्या है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एम के। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें रेडियस इन्वॉल्व नहीं है, इसमें रेडियस इन्वॉल्व है। और जहां भी रेडियस सेंटर ऑफ एक्सिस से लेकर सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस, ठीक है, वो क्या कहलाता है, रेडियस। और जहां भी रेडियस इन्वॉल्व हो जाए और वो तब इनर्शिया हो तो उस इनर्शिया को हम कहेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें रेडियस इन्वॉल्व नहीं है, इसमें रेडियस इन्वॉल्व है, इस वजह से हम इसको कहेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये घूम रही हैं चीजें। तो नेक्स्ट चीज आती है, और किस चीज पे डिपेंड करता है, एक और चीज है जिस पे ये डिपेंड करता है, वो है रेडियस, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर सर्कमफ्रेंस तक का इसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। एक और भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस पे भी डिपेंड करता है, ये भी याद रखना है। लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस पे कैसे डिपेंड करता है वो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है। देखिए अगर हमारे पास कोई छोटा टायर है, अगर कोई छोटा टायर है, मैस हम इक्वल इसमें ले रहे हैं जो सर्कमफ्रेंस पे है, और उसका है ये रेडियस आर, ओके हो गया। अच्छा अब फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा टायर है, इससे बड़ा है और उसका रेडियस भी क्या है, ज्यादा है, ऐसा ही है ना। तो देखिए किस टायर को मूव कराना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब छोटू सा टायर है ना, इसको थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करने लग पड़ेगा, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है। बड़ा टायर है और बड़े टायर को मैस मैंने इक्वल ही लिए हैं, ठीक है, मैसेज क्या है, इक्वल है। बड़ा, हाँ रेडियस इक्वल नहीं है, इसका रेडियस छोटा, इसका रेडियस बड़ा। अब बड़ा टायर है, इसको जाहिर है मूव कराने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, ठीक है। मैंने कहा है बस एक ही बात याद रखें कि रोटेटिंग बॉडीज के लिए कि अगर किसी बॉडी को रोटेट कराने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, इसका मतलब उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। अगर किसी बॉडी को रोटेट कराने के लिए कम फोर्स की जरूरत पड़ती है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और यहां पर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सर्कमफ्रेंस, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मैस, जहां पर हमने मैस को बांधा होता है। तो देखते हैं आई डायरेक्टली और आर के स्केयर, यानी इस आर के स्केयर के बराबर इस जो हमारे पास है इनर्शिया बढ़ेगा, ओके हो गया। तो यहां से जो इनर्शिया का फार्मूला आता है ना, वो क्या आता है, आई इज इक्वल टू, इसको बाद में हम डिराइव भी करेंगे, आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर। ये हमारे पास क्या होता है, इनर्शिया का फार्मूला होता है। मैं फिर से कह रहा हूं इसको बाद में डिराइव करेंगे, अभी मैंने डिराइव नहीं किया, अभी जस्ट मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो मैस इंक्रीज होगा, छोटे साइकिल के टायर की बजाय ट्रक का टायर ले लें तो हमारे पास इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा।
छोटे टायर के बजाय बड़ा टायर ले रहे हैं, रेडियस हम इंक्रीज करें तो भी इनर्शिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, वो आगे चल के बात करते हैं। तो होप्स हो कि इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है, सॉरी मूवमेंट ऑफ जो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। देखिए जब हम इनर्शिया की सिर्फ बात करते हैं ना, सिर्फ इनर्शिया की लीनियर मोशन में, तो हम क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, कि हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, इसमें एक्सेलरेशन आएगा, ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसा ही है ना। लेकिन जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं लेते, फिर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। क्यों? आपको किसी एंगल में मूव कर रहा है, और वेलोसिटी नहीं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पे कन्वर्ट हो जाएगी, फिर हम ओमेगा लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी लेंगे। एक्सेलरेशन नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन लेंगे। क्यों? अब वो बॉडी रोटेट कर रही है, तो अब लीनियर एक्सेलरेशन नहीं, अब एंगुलर एक्सेलरेशन लेंगे। यहां पर क्या थी, फोर्स, लीनियर फोर्स, हम उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे थे। जब बॉडी रोटेट कर रही होती है, फिर हम फोर्स के लिए टार्क है, क्योंकि फोर्स का काम क्या करता है, टार्क करता है। यहां पर फिर हम टार्क लेंगे। ओके हो गया। तो ये क्वांटिटीज इनर्शिया की, ये क्वांटिटी रिप्लेस हो जाएंगी इन क्वांटिटीज से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में हम ना इन क्वांटिटीज के साथ क्या करेंगे, डील करेंगे। ओके हो गया। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बाद में इसकी एग्जांपल भी मैं फिर से कह रहा हूं, एग्जांपल भी देखेंगे। देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को, ये जो फार्मूला है I = mr², ये डिराइव कैसे किया जाता है। हमारा डस्टर कहाँ पर गया, सॉरी मैं बस डस्टर ले आऊँ, तो इसको, डस्टर नहीं भाई, कपड़ा बल्कि तो इसको डिराइव कैसे करें, इस I = mr² को डिराइव कैसे करें, ठीक है, वो चीज़ देखते हैं। अच्छा, डिराइव में जो बुक वाली, हम बुक के अकॉर्डिंग अगर इसमें चलें तो देखिए बुक ने क्या किया है, कहता है कि आप एक रॉड लें, और रॉड कैसा लेना है, मैस लेस रॉड, यानी कंसीडर कर लेना है कि कोई ऐसा हमने रॉड लिया है कि जो कि मैस लेस है, ठीक है, हालांकि कोई हो तो सकता नहीं है, लेकिन कंसीडर कर लेना है। और यहां पर क्या अटैच करना है, एक पॉइंट मैस अटैच करना है। पॉइंट मैस मतलब कुछ छोटू सा मैस, ठीक है, पॉइंट मैस हमने क्या किया, यहां पर अटैच कर दिया। ओके हो गया। और ये जिस बेरिंग के साथ लगा हुआ है, ठीक है, जिसके गिर्द से ऐसे वो रोटेट करना है जिसके साथ, तो वो हम कह रहे हैं वो फ्रिक्शन लेस बेरिंग है, ठीक है। और ये मैस क्या करेगा, ऐसे सर्कल में रोटेट करेगा जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ऐसे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये रॉड हो गया, ये रॉड हो गया, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, जिसके गिर्द इस रॉड ने क्या करना है, इस तरह से रोटेट करना है, इस तरह से। ओके हो गया। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसमें जो बेरिंग है वो हम कह रहे हैं फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। ये सारी हम कंडीशंस ले रहे हैं। और ये क्या है, मैस है, ये क्या है, मैस है, जो इस रॉड के साथ बंधा हुआ है। अब अगर मुझे इसको रोटेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी, ऐसा ही है ना। तो जब फोर्स लगानी पड़ेगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पे इस तरह से क्या की, फोर्स लगाई, यानी इस डायरेक्शन में क्या की, फोर्स लगाई, और जब फोर्स लगाई तो ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट करना शुरू हो जाएगा मैस, ऐसे ही है ना। तो कहा गया इसका बताएं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो वो हम कैलकुलेट आप करने लगे हैं, ठीक है। आप एक फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं, F = ma, F = ma। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि एक्सेलरेशन, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन। और आपको पता है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन आप पढ़ के आ चुके हैं, वो कौन सा था, A = r∠α, A = r∠α। ये हम क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि अब हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, अब हम लीनियर मोशन की बात नहीं कर रहे। तो यहां पर हम इसको पुट कर लेंगे, तो m × r∠α, यहां पर f आ जाएगी। ओके हो गया। अब यहां पर देखिए आपने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय r। बताते हैं ये भी क्यों कर रहे हैं कि दोनों साइड्स को r से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो rf बनेगा, = यहां पर m r∠α × r बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, rf = r × r mr²α। ओके हो गया। अब यहां पर देखिए rf क्या होता है, टार्क नहीं होता, ऐसे ही ना, टार्क = rf।
तो टार्क हमारे पास होता है आर एफ साइन थीटा होता है, और यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो कितना 90 बन रहा है, साइन 91 होता है। इस वजह से आर एफ को मैं क्या लिखूंगा, टार्क लिख दूंगा। ये क्या है, टाउ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। ओके हो गया। अब यहां पर देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखें अगर यहां पर मैं इसको साइड पे लिख दूं F इज इक्वल टू एम ए, और यहां पर मेरे पास क्या है, टाउ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा, ऐसा ही है। यहां पे देखिए फोर्स किससे रिप्लेस हो गई, टार्क से। ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, ये रोटेशनल मोशन के लिए फोर्स किससे रिप्लेस होगी, टार्क से। और जो काम है इनर्शिया, जो लीनियर मोशन में मैस करता है, जो काम है आप कह लेंगे ट्रांसलेशन, जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में मैस करता है वही काम रोटेशनल मोशन में इनर्शिया करता है। जो काम ट्रांसलेशन मोशन में जो किरदार जो है मैस ट्रांसलेशन मोशन में अदा करता है, वही किरदार रोटेशनल मोशन में इनर्शिया अदा करता है। यानी यहां पर देखिए, यहां पर मैस, और मैस की जगह क्या आ गया, इनर्शिया, एम आर स्क्वायर। और देखिए लीनियर ट्रांसलेशन मोशन में क्या था, लीनियर एक्सेलरेशन, और यहां पर क्या आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में रोटेटिंग बॉडीज की हम जिक्र करते हैं, और उसके लिए फिर हम लीनियर फोर्स, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी वगैरह नहीं लेते, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन फिर लेते हैं। इस वजह से अब हमारे पास ये नया फार्मूला आ गया। इसको मैं लिख सकता हूं कि टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो ये हमारे पास क्या है, टार का फार्मूला आ गया। ओके हो गया। तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, जिसमें आई क्या है, आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, और अल्फा क्या है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, और टाउ क्या है, ये टार्क है। ओके हो गया। तो फोर्स पे टार्क, मैस पे एम आर स्क्वायर, पहले मैस था अब इनर्शिया आ गया, पहले लीनियर एक्सेलरेशन था अब एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। ओके हो गया। तो ये बातें याद रखनी है। अब नेक्स्ट चीज़ इसकी डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म बॉडी हो, बाद में देखेंगे कि डिफरेंट बॉडीज़ के जो मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज होते हैं वो किस तरह के होते हैं, डिफरेंट बॉडीज़ के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होते हैं। और अभी हमने एक और चीज़ भी देखना है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस चीज़ पे करता है। वैसे तो हम थोड़ा सा आइडिया ले चुके हैं, लेकिन अभी इसको और तफसील से पढ़ना है, ठीक है। तो या इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है, कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज़ पे डिपेंड करता है। देखें पहली चीज़ जिस पे डिपेंड करता है वो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस। ओके हो गया। दूसरी चीज जिस पे डिपेंड करता है वो है रेडियस, या आप कह लें कि डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके हो गया, ठीक है, जिसको हम रेडियस भी कह देते हैं अगर सर्कमफ्रेंस पे सारा वो मैस हो। अच्छा, यहां पर पोजीशन ऑफ एक्सिस है, ठीक है, कि हमने जो एक्सिस गुजारा है वो सेंटर से गुजारा है, वो साइड से गुजारा है, या कहां से गुजारा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस से इनर्शिया पे क्या फर्क पड़ता है। तो हम ना यहां पर दो एग्जांपल्स लेने वाले हैं। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक चीज लेते हैं, ये हूप ले लेते हैं, ठीक है। हूप अंदर कोई भी रिंग ले लिया, और रिंग क्या होता है, अंदर से खाली होता है, जिसका सारा मैस किधर होता है, सर्कमफ्रेंस पर होता है, ठीक है। कोई भी जैसे रिंग ले लिया, जैसे उसको हम हूप कहते हैं, जिसका सारा मैस सर्कमफ्रेंस पर है और दरमियान में से क्या है, खाली है, और ये इसका क्या है, रेडियस है आर। इसी तरह एक और हमने क्या ली, एक हमने डिस्क ले ली, एक क्या ली, डिस्क ली। और डिस्क क्या होती है भाई, डिस्क क्या होती है कि जो अंदर से सारी भरी हुई होती है, अंदर से क्या होती है, मैस से भरी हुई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल लकड़ी का टायर नहीं होता, पूरा वो लकड़ी का टायर, आप समझ लें वो डिस्क है, और जैसे वो रिंग कोई होती है उसको आप समझ लें ये हूप है, ठीक हो गया। तो डिस्क मतलब जो सारी अंदर से भरी हुई है, ये चीज याद रखनी है। अब नेक्स्ट चीज है, हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इसमें जो टोटल मैस है ना, ये जो सर्कमफ्रेंस पर आप लगा हुआ है, वो आप कर लें कितना है, 4 kg, और इसका जो मैस है वो भी कितना है, 4 kg है,
ओके हो गया, दोनों का कितना है 4 kg है। अब फर्क दोनों में पता क्या है कि इसका जो मैस है ना, इसका जो 4 kg मैस है वो सारा सरकमफ्रेंस पर है। हम ना उसको टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं और सबका अलग अलग से फिर हम इनर्शिया निकालेंगे। मान लें कि 1 kg मैंने यहाँ पर लगा लिया, 1 kg यहाँ पर, 1 kg यहाँ पर, 1 kg यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये भी 1 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kg और 1 kg। ओके हो गया, तो टोटल 4 किलोग्राम इस पे मैस है, सारा सरकमफ्रेंस पर है। अब डिस्क पे देखते हैं कहाँ पर है। अब डिस्क पे ना मैंने एक जगह नहीं लगाया, अब जो है ना उसके डिफरेंट पॉइंट्स पे लगाया। फॉर एग्जांपल है कोई इतना सा जो एरिया कवर हो गया है, 1 किलोग्राम यहाँ पर लगाया, ये सेंटर है इसका, ठीक है। 1 किलोग्राम यहाँ, 1 किलोग्राम यहाँ, 1 किलोग्राम यहाँ, ठीक है। जस्ट समझाने के लिए कि यहाँ पर जो मैस है ना वो मैंने सरकमफ्रेंस पे नहीं लगाया, वो क्या किया है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कोई 1 kg यहाँ कर ले, ठीक है। अब देखें मैंने क्या है 1 kg इधर, 1 kg ये, 1 kg ये, 1 kg ये, ओके है। 1 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kg, तो ये हमने इसका क्या किया, एक डिस्क में उसका सारा अंदर मैस फैला दिया है। दोनों का कितना 4 kg, लेकिन दोनों का देखते हैं क्या इनर्शिया सेम आएगा। इनर्शिया दोनों का सेम नहीं आएगा, ठीक है। मैंने कहा ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस पर भी डिपेंड करता है। अगर दो चीज़ों का मैस सेम है इसका मतलब ये नहीं कि उनका इनर्शिया भी सेम होगा। अब किस तरह से नहीं सेम आएगा वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। मान लें कि जो ये जो रेडियस है ना ये कितना है 4 मीटर, सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक ये कितना है 4 मीटर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बाद में जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हलवा हो जाएगा। और यहाँ से मान लें ये मैस को इधर कर लें, इसका जो हमारे पास रेडियस है ना वो कितना है 4 मीटर, ओके हो गया। इसका जो हमारे पास रेडियस है वो कितना है 3 मीटर, और जो इसका है वो कर लें 2 मीटर, और जो इसका है वो कर लें 1 मीटर, ठीक है। इनका रेडियस क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि ये जो मैसेज है वो सारे सरकमफ्रेंस पर थोड़ी है। ये तो कोई इधर है, कोई इधर है, कोई दूर है, कोई पास है, कोई इधर है, क्योंकि डिस्क पूरी भरी हुई है अंदर से मैस से। इसकी ये अंदर से खाली है, सारे इसका सरकमफ्रेंस पर है, ठीक है। तो इन सब के इन जो मैसेज हमने लिया इनके जो रेडियस होंगे, इनका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होगा वो डिफरेंट होगा, ऐसा ही है ना। तो वो चीज़ कह रहे हैं, इसको ध्यान रखना है। इसको आप कह लें कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ओके हो गया। लेकिन मैस क्या है 1 kg है, ओके। अच्छा अब अगर हम ना इसकी कैलकुलेशन करें, याद रखिए अगर हमें अब इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सारे इनर्शियाज को प्लस करना पड़ेगा। पहले इसका इनर्शिया, फिर इसका इनर्शिया, फिर इसका इनर्शिया, फिर इसका इनर्शिया, उसको प्लस करेंगे तो टोटल इनर्शिया निकल आएगा। जैसे ना यहाँ पर हम क्या करेंगे कि I = m1 r² प्लस m2 r² प्लस m3 r² प्लस m4 r², ठीक हो गया। यानी कि ना हम सारे इनर्शिया को प्लस कर रहे हैं। और m1 m2 m3 r के साथ मैंने 1 2 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो क्या है सेम है, ठीक है। इसके साथ भी शक न लिखे क्योंकि यहाँ पर मैसेज हमने क्या लिए हैं सेम लिए हैं, लेकिन अगर डिफरेंट लेंगे तो फिर आपको यहाँ पर भी m1 2 3 4 लिखना पड़ेगा। अब ना इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें, मैस कितना है 1 kg, और जो हमारे पास इसका रेडियस है वो 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैसेज 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg और रेडियस भी सब का बराबर है 4 4 4 4 m² में जस्ट पुट कर दिया। मुझे बताना है इसका आंसर ज़्यादा आएगा या अगर हम इनका इनर्शिया निकालें। अगर हम इसका निकालें तो I = यहाँ पर मैस m तो सबका सेम ही है तो R1 का स्क्वायर प्लस m2 R2 का स्क्वायर प्लस m3 R3 का स्क्वायर प्लस m4, या इसके साथ ना m के साथ 2 3 ना लिखे, ठीक है, और m R4 का स्क्वायर, ओके हो गया। इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो m कितना है 1, R1 कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस m कितना है 1, R2 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस m कितना है 1, R3 कितना है R3 2 का स्क्वायर प्लस m1 कितना है 1, R4 कितना है 1 का स्क्वायर। अब मुझे बताएं कि इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो किसका इनर्शिया ज़्यादा आएगा। इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका इनर्शिया ज़्यादा आएगा, इसका इनर्शिया कम आएगा, ठीक है। कैलकुलेट करके इसको देख लेना है।
जब हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे इसका इनर्शिया ज़्यादा आएगा, इसका इनर्शिया। अब यहाँ पर अगर हम फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट इसको थोड़ा सा कर ही दे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 4 आर 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16, ओके हो गया। 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 32 ये हमारे पास 64 आ जाएगा आई, ठीक है। 54 किलोग्राम मीटर स्क्वायर ये इसकी यूनिट होती है। इसका इनर्शिया ये आया। अगर इसका इनर्शिया निकाले तो 16 प्लस 3 3 आर 9 प्लस 2 2 आर 4 प्लस 1 आ जाएगा, और इसका इनर्शिया हमारे पास कितना निकलेगा 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29 और 29 प्लस 1 30, यानी इसका जो इनर्शिया निकाला वो निकला 30 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए दोनों में इनर्शिया किसका ज्यादा आया है, ठीक है, 16 और ये हो गया। अब देखिए इसका 64 आ रहा है, इसका 30 आ रहा है, इसका मतलब है दोनों का मैथ सेम है, ये भी 4 kg ये भी 4 kg, मैथ की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो गई है तो इनर्शिया दोनों का डिफरेंट हो गया है। यानी कि डिपेंड करता है कि मैथ की डिस्ट्रीब्यूशन किधर है, क्या वो सारा मैथ सर्कमफ्रेंस पर है, क्या वो सारा मैथ दरमियान में है, वो सारा मैथ कहां पर है। तो मैथ की डिस्ट्रीब्यूशन भी मैटर इसमें करती है। तो हूप का इनर्शिया ज्यादा होता है, डिस्क का इनर्शिया कम होता है, ओके हो गया। एक और भी इसमें बाद में जाके चीज बताएंगे, लेकिन वो टेक्स्ट पे जाकर। तो इस जस्ट आपको मैथ्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैथ समझाने के लिए सारी इतनी लंबी कहानी करनी पड़ी है, आपको ये सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम्स के अंदर, ये जस्ट आपके कॉन्सेप्ट के लिए है, क्योंकि फिजिक्स के सफ़र पे आए हैं तो कॉन्सेप्ट की यहाँ पर बातें होंगी। दूसरे कि डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो भी हम देख चुके हैं कि डिपेंड करता है कि डिस्टेंस जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है वो कितना है। छोटू टायर है कम रेडियस है, बड़ा टायर है ज़्यादा रेडियस है, तो ज़्यादा रेडियस होगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा हो जाएगा। तीसरी चीज़ है पोजीशन ऑफ एक्सिस, पोजीशन ऑफ एक्सिस कि वो कहाँ पर भी डिपेंड करता है। देखिए एक इतना बड़ा रॉड है, इतना बड़ा रॉड है और आप उसको ना ऐसे दरमियान से पकड़ें, जब दरमियान से पकड़ें और ऐसे इसको घुमाएं तो कितनी आसानी से घूमने जाएगा, ऐसे ही है ना। मतलब बड़े से रॉड को दरमियान में से आपने पकड़ा और ऐसे ऐसे उसको घुमा रहे हैं, यानी उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरह दरमियान में। अगर इसी बड़े से रॉड को यहाँ से पकड़ें, इसी बड़े से रॉड को यहाँ से पकड़ें, आप उसको ऐसे घुमाएं तो कितना ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, कितनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको रोटेट कराने के लिए, यानी इनर्शिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर है, मिड में है, इधर है या इधर है, कहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस पर भी डिपेंड करता है। और ये ही इसमें आई थिंक बस यही चीज़ें थी, ठीक है। एक और आपको इसको बताते हैं कि जो हमारा ये पंखा होता है, पंखे में जो उसका मेजॉरिटी मैस होता है वो किधर होता है, दरमियान में होता है, वो जो उसका गोल सा घूमने वाला होता है वहां पर होता है। अब जब मेजॉरिटी मैस दरमियान में है तो सेंटर से लेकर वो मैस तक का जो रेडियस है वो कम नहीं होगा, वो क्या होगा, कम होगा। तो जो पंखा है उसके जो साइडों पे सारा वो मैस होता है वो कम होता है, दरमियान में मैस ज्यादा होता है, और उस मैस का सेंटर से जो रेडियस है वो कम होगा, यानी उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। और याद रखें मैंने इस शुरू में क्या बताया था, अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका कम होता है उसको रोटेट कराना आसान होता है। तो इस वजह से जो पंखा होता है इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम रखते हैं ताकि हम इसको आसानी से रोटेट करा सके, ओके हो गया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका कम होगा तो उसको रोटेट कराना आसान होता है, ये भी चीज याद रखनी है। नेक्स्ट अब इसमें चाहते हैं कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली मैस डिस्ट्रीब्यूट ना हुआ हो, यानी हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं रिजिड बॉडी का, ठीक है, थोड़ी सी बात बस इसमें रह गई है, रिजिड बॉडी का हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। मेरा दिल है पहले इसको रेज कर दें और यहाँ पर इसको निकाल दें, ठीक है। इसको नोट कर लेना है कि किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, सिर्फ हम इसके फार्मूले को रहने देंगे, बाकी सारा कुछ रेज। अच्छा, रिजिड बॉडी के लिए यहां पर देखिए फार्मूला क्या था, टा इज इक्वल टू एम आर स्केयर एल्फा, ओके हो गया, जिसको एम आर स्केयर को हमने लिया था, आई ले लिया था, ठीक है, इनर्शिया। अब देखिए रिजिड बॉडी के लिए, रिजिड बॉडी के लिए देखिए हमारे पास कोई बेढंगी सी बॉडी है ये, ओके हो गया। और यहां पर मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल यहां पर क्या है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है,
बेढंगी सी कोई भी सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक्सिस रोटेशन है। अब ये बॉडी में अगर यहाँ से इसको ऐसे फोर्स लगाऊं ना तो ये ऐसे ऐसे इसके एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकती है। ओके हो गया, एक्सिस के गिर्द क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। अब जाहिर है इसमें मैस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कुछ यहाँ पर 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 है, तो मैं कोई से 4 इसमें ले लेता हूँ मैसेज, ठीक है। वैसे इस पूरी बॉडी में यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर हर जगह होगा, लेकिन हम 4 कोई भी ले लेते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, मैस M1 है, यहाँ पर M2 है, यहाँ पर M3 है और यहाँ पर क्या है, M4 है। ओके हो गया। इसका जो रेडियस है इसे वो R1 ले लें, इसका जो रेडियस है वो R2 ले लें, इसका जो रेडियस है वो R3 ले लें और इसका जो रेडियस है वो R4 ले लें। ओके ये जो मैस है, पार्टिकल हमने छोटे छोटे कंसीडर किए हैं। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से फोर्स अप्लाई करनी है, ठीक है, यहाँ से क्या करनी है, फोर्स अप्लाई करनी है, जिसकी वजह से ये क्या करने लाग पड़ेगा, रोटेट करने लाग पड़ेगा, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि कंसीडर करें कि ये जो हमारे पास रोटेट किया ना, अगर मैं इसको दोबारा बनाऊँ, अगर उसी तरह का बन जाए, जो रोटेट किया है मैंने इसको क्या किया, रोटेट किया, और ये मैस 1 जो है ना, थोड़ा सा इसको रोटेट किया, थोड़ा सा इसे रोटेट किया, ये मैस 1 चल के इधर आ गया, तो ये मैस 1 M1 इधर पहुंच गया, ये M2 थोड़ा सा आगे आ गया, मान लीजिए M2 इधर आ गया, ये जो हमारे पास ठीक है, इसका डिस्टेंस भी हम उतना ही बनाते हैं। ये मैस चल के इधर आ गया तो इसको इधर बना दें, ये मैस चल के थोड़ा सा इधर आ गया, इसको आप इधर बना दें, ये मैस इधर आ गया, इसको आप इधर बना दें, और M4 थोड़ा सा नीचे चला गया, आप इसको ऐसे बना दें, ठीक है। मैंने ना इसको रोटेट कर रहा हूँ ना, ये R1, ये R2, ये R3 और ये R4, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको इतने एंगल पर रोटेट कर दिया। जब इतने एंगल पर रोटेट किया, ये M1 थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ये M2 थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ये M3 थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ये M4 थोड़ा सा इधर आ जाएगा, यानी आगे आगे थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएंगे, यानी थोड़ा थोड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। अब मुझे बताएं, इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर ज्यादा किया, कवर किया, इसने कवर किया, इसने कवर किया या इसने कवर किया है, चारों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक जैसा कवर हुआ है। अगर एक जैसा कवर हुआ है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही। अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो इनका एंगुलर एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर ये चारों में से ये हमारे पास इसे रोटेट कर रहे हैं तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन वो सेम रहा है। ओके हो गया, क्योंकि सबने एक जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो ओके हो गया। तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहते हैं, ये भी चीज़ याद रखनी है। अब हम ना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पहले इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका निकालेंगे, फिर इन सबको प्लस कर देंगे, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा, ठीक है। अच्छा, किस तरह से निकालेंगे कि I इज इक्वल टू M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3, और साथ में यहाँ पर हम इनर्शिया नहीं, यहाँ पर हम टार्क के सेंस में निकालेंगे। यहाँ पर टार्क, और टार्क क्या है, M1 R1 स्क्वायर, और साथ में अल्फा लिखेंगे, साथ में क्या लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे, प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा, अल्फा के साथ में 1 2 क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा, प्लस M3 R3 का स्क्वायर अल्फा प्लस M4 R4 का स्क्वायर अल्फा। ओके हो गया। जब इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस M4 R4 स्क्वायर, और अल्फा क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ओके हो गया। तो अब हम इसमें क्या लगा देते हैं, सबमिशन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सबमिशन, ठीक है। सिग्मा लगा देते, इनका सम कर देते हैं, MI RI का स्क्वायर, और यहाँ पर अल्फा I इज इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक हम इसको कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, MI RI स्क्वायर, सिग्मा किस चीज़ को शो करता है, सम को शो करता है। अगर MI RI है, अगर I की जगह I इज इक्वल टू 1 पुट करें तो M1 R1 बन जाएगा, I की जगह 2 करें तो M2 R2 का स्क्वायर, 3 पुट करें M3 R3 का स्क्वायर, I की जगह 4 पुट करें तो M4 R4 का स्क्वायर, यानी कि I इज इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक है, 4 तक है। हमने कंसीडर किया ना कि फॉर एग्जाम्पल 4 मैसेज है, वैसे तो n नंबर ऑफ होते हैं। तो ये हमारे पास क्या निकला है, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, और ये टोटल टार्क हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं ना, तो टार्क एक निकला। ये हमारे पास क्या है,
टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप सिंपल इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि टाउ इज इक्वल टू, इसको सिंपल आई लिख दें और आई अल्फा इस तरह से कर दें। ओके हो गया। तो ये हमारे पास पूरी बॉडी का क्या निकला है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये उसका एक्सेलरेशन और ये टार्क जो प्रोड्यूस हो रहा है। ओके हो गया। तो यूनिट इनर्शिया का फार्मूला एम आर स्केयर, तो यूनिट इसकी क्या होगी, केजी मीटर स्केयर। ओके हो गया, ये इसकी यूनिट है। और याद रखना है कि इनर्शिया क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मैस भी स्केलर है, और ये जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस रेडियस को हमने कहा ये भी क्या स्केलर है। इनर्शिया भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगी, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा हुआ ये याद आ गया लास्ट में चीज़, अक्सर एमसीक्यूज में आ जाती है, इनर्शिया क्या स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो आपने क्या कहना है, इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है। लास्ट में ना हम कुछ चीज़ों के इनर्शियाज देख लेते हैं, डिफरेंट बॉडीज के लिए जो इनर्शियाज होते हैं, ठीक है। जो रॉड के लिए होता है ना, रॉड के लिए, किसके लिए, रॉड के लिए, अगर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे सेंटर से गुजर रहा है तो उसके लिए जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 1/12 ml स्क्वायर होता है। ओके हो गया, याद रखना है। ये इनर्शिया की कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये अक्सर न्यूमेरिकल में यूज होंगी, लेकिन आपने इसको याद रखना है, ठीक है। हूप के लिए जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होता है ना, ये क्या है, हूप के लिए है। हूप के लिए मतलब ये क्या है, अंदर से खाली है, इसके लिए हम यूज करते हैं एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। और डिस्क के लिए जो यूज करते हैं, किसके लिए, डिस्क के लिए, ये साइड इंफॉर्मेशन में आपको दिया हुआ बुक में, वो कितना यूज करते हैं, आई इज इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर यूज करते हैं। ओके हो गया। और जो स्फीयर के लिए यूज करते हैं, सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए जो हम यूज करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कितना होता है, आई इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर। ओके हो गया। तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अक्सर आपसे जो आपके एमसीक्यूज है उसमें ये पूछ सकता है, तो इनके ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या करना है, याद रखना है, आपकी बुक की साइड इंफॉर्मेशन में गिवन है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। होप्स हो कि अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपका रह गया हो। तो हमें दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।